चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। किस चीज की डेंसिटी हमने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक बताया था मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि भैया जैसे हम लोग मास का वो डेंसिटी में डिफाइन करते हैं, कहते हैं किसी भी बॉडी का जो मास है उसको अगर डिवाइड कर दें किससे, उसके वॉल्यूम से, तो डेंसिटी बनती थी। याद आ रहा है? तो अब हम कह रहे हैं कि यार ये जो चार्ज है वो बॉडी पे सरफेस पे रहता है, अंदर भी हो सकता है ना। तो बॉडी जिसके पास मास है उसके पास चार्ज भी होगा, है ना। तो यानी कि चार्ज का भी जो आपका मतलब प्रेजेंटेशन ऐसे कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट होगा। तो कितने आप डेंसिटी क्या होता है कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ आपका, जैसे मास कहते थे तो मास एक क्वांटिटी है ना। तो इस प्रकार चार्ज कितने प्रेजेंट है उससे वैल्यू मिल जाएगी। 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, या बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन भी होता है ना, उतना 1.6 × 10⁻19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज ही बोल दिया मैंने और बड़े बड़े चार्ज ही बोल दिए मैंने। तो यानी कि वी ऑलरेडी नो कि भैया जो चार्ज है वो इस तरीके से बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो अब चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर जगह है तो डेंसिटी के फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब कि बराबर चार्ज हर पोजीशन पर है और बराबर दूरी पर है पूरे बॉडी में, तो उसी से बनती है तुम्हारी डेंसिटी। एक ऐसे ही रैपिड क्वेश्चन आ गया दिमाग में बात करते करते, वो आपसे मैं पूछने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यार अगर 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज है। बच्चे ने बोला था, अंजनी ने बोला था सर क्वांटाइजेशन आपने पढ़ाया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो टोटल चार्ज है वो इंटीजर मल्टीपल होगा यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज। मतलब कि इतने नंबर ऑफ चार्ज मिलकर के 1 कूलम बनाएंगे। पॉजिटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं पूछ रहा हूं सवाल कि अगर Q की वैल्यू मैं 1 दे दूं और मैं पूछ रहा हूं कि कितने प्रोटॉन्स लगेंगे 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो कह देंगे n इज इक्वल टू सर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। इसको आप होमवर्क की तरह घर पे जाइएगा, -19 है ना, ये सॉल्व करिएगा। ये आपका होमवर्क है। ये बस ऐसी बात करते करते आगे चल करके आप, मुझे पता है आंसर निकाल लेंगे। मुझे चेक करना है कि कौन मल्टीप्लायर सही लिख करके लेकर के आएगा, ठीक है। ये आपका काम है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पता करना है कितने प्रोटॉन लगेंगे तब 1 कूलम का चार्ज बनेगा। समझ में आ रहा है? मैंने हिंट दे दिया आपको, ठीक है, ताकि डिवीजन आप कर पाए। 1 मैंने बोला था डेसिमल को हटा देना, तो 16/10 लिख दोगे तो ऊपर 10⁻19 है, ये बन जाएगा 10⁻20। तो मैंने कहा 100 उधार ले लो और बाकी का इसको वापस कर दो। तो 17 और एक ये 18, 19 और एक और रहेगा ना ये 18। हाँ, और नीचे क्या है 16। ये दोनों 4 से भाग हो रहे, ठीक है। 25 चौका 100 होता है। सबसे आसान तरीके से मैंने तुमको दिखा दिया, 4 छक 24 होता है। रिमाइंडर 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे तो 4 2 8 होता है। फिर 2 रिमाइंडर आएगा, डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं और क्या हो जाएगा 4 5 20। द आंसर इज, समझ में आ रहा है? इतना ही करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा कैलकुलेशन पर हमेशा काम करते रहिए, तुरंत आंसर आएगा। चलो अब जरा कुछ फॉर्मुलेशन कर ले। तो मैंने ये बात इस जानबूझ करके बोली ताकि तुमको थोड़ा समझ में आए कि भैया इतने प्रोटॉन्स लगते हैं सिर्फ 1 कूलम को बनाने में। ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ मैच कर रहा है, तभी मैंने अभी बोला ना छोटा चार्ज भी और बड़ा 20 कूलम बोल दिया। तो 20 कूलम देखो कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ये बात यहाँ कॉन्टेक्स्ट रखी कि भाई ये चीजें कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम वापस से अपने पुराने टॉपिक पर वापस आ रहे हैं, तो उस पर भी अभी थोड़ा हम लोग टाइम देंगे। तो अभी जब हम लोग इक्की पोटेंशियल पढ़ने से पहले अब मैं तुम्हें कुछ नई चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। अब मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूं, उसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं उसको फॉर्मुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड
मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखवा रहा हूं बेटा, पॉइंट नंबर 1 है ना, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वर्ड है डिस्क्रीट चार्जेस, है ना, एट पी, किसी पॉइंट पी पर, ये टेढ़ा हो गया ना, थोड़ा सा ठीक कर लेना, है ना, पॉइंट पी पर, ये रहा मेरा पॉइंट पी, इतना बढ़िया ये ग्राफिक है, इन मुझे यहां तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है ना, एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूं सच दैट, मान लेते हैं कोई रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया, है ना, तो मैंने एक यहां ले रखा है जो कि आपके लिए है आर वेक्टर की तरह काम करेगा। तो इट इज वेरी सिंपल, अगर सर यहाँ पर आपने ये चार्ज Q4 कर दिया, तो इतना तो मुझे याद है कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, किसी भी आई लिख देता हूं 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर आई क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर आई वेक्टर। थोड़ा सा अपग्रेड करो खुद को, कब तक बच्चों की तरह पढ़ते रहोगे। एक स्टेप गायब किया मैंने, आर स्क्वायर तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन सबका आर अलग अलग होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये मैंने Q4 के लिए बना दिया, लो भाई R4 लिख दिया अब मैंने, Q1 के लिए तो आर ये हो जाएगा, दिस इज माई R1 वेक्टर, दिस इज माई R2 वेक्टर एंड दिस इज माई, वेरी सिंपल। हम लोग को पता है कि भाई मैं अपनी बात करूंगा ना, तो मैं अपनी बात करूंगा तो मेरा वेक्टर तो यही होगा, लेकिन अभी ये इकरा अभी तुम्हारी तरफ अगर पॉइंट आउट करना हो तो इसका हाथ अलग डायरेक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो दो अलग अलग हो गए कि नहीं पोजीशन वेक्टर, मैंने क्लास के अंदर दिखा दिया, आप सारे किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट करने की कोशिश करिए, तो हम लोकेट करने को, पोजीशन वेक्टर काम होता है लोकेट करना, किसी चीज को हम पॉइंट पी को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना जगह है ना, वहां वहां से वो लोकेट करेगा। तो वेरी सिंपल, तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, एक टॉपिक पढ़ा होगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इफ यू रिमेंबर, उसको मैं हटा करके आसान भाषा में वही पढ़ा, ठीक है। तो अगर किसी ने मुझे कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट, मतलब ढेर सारे जो चार्जेस हैं किसी पॉइंट पी पर निकालना है, तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। अब ये फॉर्मूला क्या है, जनरल है, और ये वेक्टर को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो E एट P जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस En वेक्टर। एम आई करेक्ट? ठीक है, मैंने सही कहा। इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं सर, सम तो करना वेक्टर में ही आप कर लेना, ठीक है, लेकिन इसका एक फॉर्मुलेशन तो करके दिखाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ई वेक्टर, ई आई का फॉर्मूला ऊपर सिखा दिया मैंने, तो रिजल्टेंट इन वेक्टर फॉर्म। किसी ने कह दिया नहीं सर मुझे तो स्केलर में करना है, तो मैं कहूंगा बेटा स्केलर करना इसलिए यहां बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये पॉसिबल तभी होगा जब जो पॉइंट पी के एक ही लाइन पर दो चार्जेस प्रेजेंट होंगे, तब मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें स्केलर में बता सकता हूं, और उसके लिए कंडीशन सिखा रखी है, थीटा अगर 0 हो या फिर 180, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। समझ गए? और कहीं करने में क्या दिक्कत है सर, वेक्टर क्वांटिटी में से अगर डायरेक्शन निकाल दोगे तो आप 2+2 कर दोगे, तो आंसर ही गलत बता रहे हो आप। समझ में आ रहा है ना ये सारी बातें, प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना, तो ये इश्यू इसमें आएगा। चलिए अब इसमें आगे नेक्स्ट लिखिए, मैं एकदम बना के लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम लोग ज्यादा पढ़ना ना पड़े। कंटिन्यूअस बेटा पीडीएफ टाइम अप हो रहा है, तुरंत चाहिए मुझे 5 मिनट के अंदर, ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब जो मैंने पढ़ाया ना इनडायरेक्ट तरीके से, अब मैं उसको फॉर्मुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक ऐसे ही रैंडम सरफेस ले लेते हैं अपन, ऐसे करके सरफेस ले लिया, इस पर कुछ चार्ज था, उस पर पूरा चार्ज कितना मान लिया Q, ठीक।
तो मैं अगर बेटा इतना सा पीस कट करूंगा तो मुझे ये बताओ क्या इस पर टोटल चार्ज क्यू आएगा क्या? अरे मेरी उंगली पर हर जगह चार्ज है, उंगली का एक हिस्सा कट करके निकालूंगा तो इतने पे ही जो चार्ज होगा वही मिलेगा ना, कि सारा मिल जाएगा? तो यहां पर जो चार्जेस को क्या मानेंगे? स्मॉल। देखो ये एक डेरिवेटिव जो होता है ना, ये एक ऐसा सिंबल है जो प्री डिफाइंड है कि ये रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? क्यू, मतलब पूरे चार्ज का एक छोटा सा टुकड़ा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने पॉइंट पी ले लिया बेटा, तो अगर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो वो इसके कारण अगर निकालनी हो मुझे, तो मेरे पूरे फॉर्मूले में क्यू की जगह कौन ले लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? हाँ भाई क्लियर है? स्केलर वैल्यू लिखी मैंने। चार्ज जो भी मैंने क्या सिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज, जो भी चार्ज होगा, ठीक है? तो जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? ये वाला। तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। समझ में आ रहा है? और मैं कहता हूं कि सारे जितने अड़ोसी पड़ोसी हैं सब आइडेंटिकल हैं और सबकी दूरी लमसम बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इन दिस सिनारियो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट कर दीजिए सर। इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ता है। अगर कोई चीज बार बार एक सेम रेट पर होती है तो उसको जोड़ सकते हैं। हर बार जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डीक्यू ही है तो एक ही कैटेगरी में, तो ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहीं से आता है तुम्हारा वो जो फॉर्मूला है, दैट इज इंटीग्रेशन वाला। तो यहां से लिखिए, इसको लिखिए, थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है? ट्रीटिंग अ स्मॉल एलिमेंट एज अ पॉइंट चार्ज as point charge then net electric field, then E vector will be K, that is 1/4 pi epsilon naught। कहीं लिखा रहे तो उससे डरना नहीं है तुम लोग को। dq अपॉन क्या जाएगा तुम्हारा? आर स्क्वायर, है ना? अब वेक्टर में मैंने लिखा है बेटा, आर स्क्वायर कैसे बोल दिया तुमने? तो यहां यू हैव टू राइट कि आर क्यूब विथ आर वेक्टर, ठीक है ना? दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है? अब जो सिखाऊंगा, अब इस चीज को यूज करना। अब सर ये dq कैसे निकालेंगे? आपने दे तो दिया dq, लेकिन वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इसका राज छुपा हुआ है जो तुमने डेंसिटी में पढ़ा था। अब लिखो, यहां से पहला लिखो, ए करके लिखना। ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने फिगर पूरा पीछे बनाया था, मैंने सिर्फ फॉर्मूले नहीं लिखे थे क्योंकि टाइम बहुत कम था, ठीक है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? लीनियर, तो फिगर कैसा बनेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? एक हमने वायर ले लिया, और दूसरा तरीका क्या बनाने का? कई लोग ऐसे बना देते हैं, कुछ गलत नहीं है ना? ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यहाँ और लिख लो, ठीक है? अब मैं कलर कोडिंग कर देता हूं। तो ये रहा तेरा, ठीक? और तुम्हारी लेंथ यहां पर भी, और रॉड पे ना दोनों तरफ, मतलब ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हर जगह चार्ज होता है, ठीक है? चार्ज जैसे मेरी हाथ में जो पेन है, अब मैं अगर इसकी लेंथ ले लूं, इसकी लेंथ अगर एल है बेटा, तो इस पे जो चार्ज होगा वो हर जगह पाया जाएगा ना, इफ द लेंथ इज एल, इफ द लेंथ इज, ठीक? अब तुम्हें डीक्यू सिखा रहा हूं, देखो डीक्यू, देखा? दिस इज माई स्मॉल चार्ज ना, दैट इज योर dq। सिमिलरली दिस इज माई dq, द लेंथ ऑफ द ए, जो जितनी मोटाई है इसकी, दिस इज योर dl। ये क्या है? इसको क्या कहा, कैसे करें? चलो मैं यहां ले लेता हूं, है ना? ये आसान है लिखना है, ये हो जाएगा तेरा dl। dl इज द स्मॉल लेंथ। डेंसिटी कैसे निकलता है? डिनोटेड बाई लैम्डा, है ना? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो और क्या लिख सकते हैं?
डी क्यू अपॉन डीएल। समझ में आ रहा है? भेज दिया बेटा? ठीक है, तो यहां से अभी यहां से ये कॉमा लगा लेना, नहीं तो ऐसा लगे ये मैच हो रहा है। तो वी कैन से द डी क्यू इज लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट, डीएल। समझ में आ रहा है? अब ये वैल्यू उठा करके हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम स्केलर में फॉर्मूला लिखना चाहें तो स्केलर में ही लिखना होता है, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, आसान ही आता है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K विल बी आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बेटा, अब अगली बार नहीं ये करके दिखाऊंगा, इतना ही आसान है, एक ही बार पढ़ना चाहिए इसको, 2 बार 3 बार पढ़ने जैसा टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बढ़ सकते हैं? चलो नेक्स्ट लिखो। इसमें क्या ए लिखवाया था क्या? हाँ लिखो बी, लिखो ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमने चार्ज को कहां डिस्ट्रीब्यूट किया, सरफेस पर, पता है कौन सा वाला केस आ गया जो ऑलरेडी अपन पढ़ रहे थे? कौन सा? ये है ना, तीसरी डायग्राम को दोबारा बना लेना। ठीक, इसका एरिया कितना होगा? एरिया तो तुम्हारा ए मान सकते, वी कैन एज्यूम एनी एरिया ना, तो हम ए मान सकते हैं एरिया। ठीक है बेटा, 2 सेट और करना है, बोला था मैंने, मैसेज किया था। मैं आ रहा हूँ, चल मैं कर, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, रोना नहीं। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? क्यू बाई ए, वेरी गुड, है ना। और ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अब वी कैन से कि हमने छोटा चार्ज लिया, तो छोटा चार्ज छोटा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वी कैन से दिस इज द एरिया ना, ग्रीन वाला, दिस इज योर डीए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डीए, फिगर ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसको कंप्लीट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिए, तो यहां से जाएगा डी क्यू। एक मिनट भाई, हेलो, सिग्मा, क्या बात कर रहे हो? हाँ चले भाई, ये हो गया, समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू, तो आ गया है ना, वेरी गुड, सिग्मा डी ए अपॉन, वेरी गुड। एंड सी वाला केस करिए, सी वाले केस में क्या लिखेंगे? ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, वेरी गुड।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या फिगर बनाना है, एक स्फीयर बना लीजिए, है ना, और स्फीयर में चार्ज हर जगह दिखा दीजिए। यू कैन इजिली ड्रॉ दिस ना, हर जगह दिखाना होता है क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह होना चाहिए, अगर तुमने सोचा कहीं छोड़ देंगे तो गलत डायग्राम हो जाएगा बेटा, ठीक है। चार्ज हर जगह होना चाहिए, ठीक। अब क्या होगा, इस पर चार्ज dq होगा और इसका वॉल्यूम dv होगा। v क्या है, टोटल वॉल्यूम, इसको डिनोट किसे करते हैं, रो से। q अपॉन v वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि चाहे तुम पूरा वॉल्यूम लो चाहे तुम छोटा वॉल्यूम लो, है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से dq का फॉर्मूला बन जाएगा रो dv, ठीक। ये एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा, ये लेंथ के रिस्पेक्ट में चलेगा, और अब जो चलेगा वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ये बाहर कर लीजिए, रो dv अपॉन, वेरी गुड, वी स्टिल हैव 3 मिनट्स। बस 3 ही टॉपिक पढ़ाना है, मतलब 3 टॉपिक नहीं, वही रिंग वाले केसेस पढ़ाने। रिंग में एक केस आपने पढ़ लिया है ना, रिंग में एक केस कौन सा पढ़ लिया है, फटाफट देख लो तो ये है ना। अब इसी रिंग में सेंटर पे ना होकर के चार्ज कहां हो, अगर कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, मान लो यहां पर है, इसी एक्सिस पर है, लेकिन वो इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो यहां पर इस पूरे रिंग के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, यहां तो 0 हो गई थी। तो आप पढ़ने वाले हैं ये सारे केसेस, फटाफट जरा इसमें लिखो। देखिए 1 मिनट, अगर इसमें मैंने डाल रखा है फिगर तो फिगर रहेगा तो टाइम बचेगा, नहीं है कोई बात नहीं, चलो तो हम पढ़ा देते हैं फटाफट। तो केस नंबर 1 लिखो, ये केसेस हैं सारे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। अगर किसी को फिगर बनाना है तो आपने ऑलरेडी एक फिगर देखा है, वही फिगर रिपीट होगा, ठीक। हमने एक रिंग ले ली जो यूनिफॉर्म चार्ज थी। पहला केस क्या है, एट एक्सियल पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि एक्सिस पर लाई करता है। एक्सिस क्या होती है, सबको पता है सर, सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन, इस पर कोई भी पॉइंट हो जाएगा, इसको एक्सिस कहते हैं, ये एक्सिस है ना। एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेंगे। चार्ज कहां पर प्रेजेंट है, चार्ज सारे प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, है ना। फिगर पीछे बना हुआ है बच्चों, इसको देख लेना। यू डोंट हैव टू डिराइव इट, आप टेंशन मत लीजिए, कूलम्स लॉ पे डेरिवेशन अब नहीं आता है, सिर्फ हम लोग को उतना ही फॉर्मूला ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, एग्जाम में काम आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, तेरी dl लेंथ हो जाएगी, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq। तो अब ये जो dq चार्ज है ये क्या लगेगा भाई, इसी स्ट्रेट लाइन पर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये तेरा हो जाएगा de, ठीक। समझ में आ रहा है। तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, एक क्या होगा, कैसे पता चला सर, ये एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी थीटा, और ये एंगल कैसे मिलेगा, ये एंगल यहां से मिल जाएगा, समझ रहे हो। और ये देखो पाइथागोरस ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये रेडियस होता है, ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को। इसी प्रकार से हम इधर भी लेंगे, है ना, ये भी उतना, सारे तो सारे बराबर होंगे ना, डीएल और ऐसे सारे लेंगे। तो अब मैं आपको एक से इसलिए पढ़ा देता हूं कि आप लोगों को आसानी आता है एग्जाम में, आपके केस में कोई कठिन वठिन नहीं आ रहा है ना। तो ये देख, ये दोनों अगर सेम एंगल पर होंगे बच्चों, ठीक, तो जितनी ताकत इसकी उतनी ताकत इसकी, मैं सिखा रहा हूं ध्यान से देखो, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो इसका एक साइन कंपोनेंट बन रहा है डी साइन थीटा, ये थीटा है ना, डी साइन, और इसका ही बन रहा है एक डी साइन थीटा। अच्छा, रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर जितने हैं सबका एक अपोजिट पेयर बनेगा। तो इसका मतलब है क्लियर कि सारे रिंग के जितने भी हैं, अगर मैं इधर लूंगा तो सामने एक रहेगा जो कि क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में बट अपोजिट ओरिएंटेशन, मतलब नीचे जा रहा है तो उसका ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बनेगा एक छाते की तरह, जो एरोज बनेंगे, ये एक एरो ऐसे भी आएगा, तो इसका वर्टेक्स ये होगा, छाते का जो ऊपर नोक होती है वो ये पॉइंट है, और जो खुल रहा है वो सारे ऐसे लाइन खुल रहे हैं। तो इसका जितना साइन कंपोनेंट होगा वो सारे कैंसिल होते जाएंगे, समझ में आ रहा है।
लेकिन देखो कॉस कहाँ जा रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो यही चीज सिखानी थी इसमें, बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये, कुछ नहीं पढ़ना है। तो तुमने देखा कि इसमें कितनी लाइनें बनेंगी सर, 2 लाइनें है ना, दोनों लाइन की वैल्यू क्या होगी, डी कॉस थीटा। अभी तो 2 दिखाया, ऐसे ही सारे आपके ऐड होते जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो जितने हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, सबको कॉस कंपोनेंट कर दीजिए, उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो एडिशन ही तो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसकी लिमिट क्या होगी, 0 से अगर हम 2πr तक जितने भी एलिमेंट है सारे ले लें, तो सबका डी कॉस थीटा, डी जो वैल्यू है उसका कॉस ऑफ कंपोनेंट है ना, क्योंकि सारे के सारे इक्वल एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कभी कभी बर्थडे की टोपी नहीं देखी है क्या, हर तरफ से एक ही एंगल पर होती है ना, कि अलग अलग होती है, नीचे एक सर्कल बनता है, तो ये वो सर्कल है, ये वो पॉइंट है, टोपी का ऊपर वाला हिस्सा, ये सारे आपके धागे बने हुए हैं, सारे बराबर एंगल नहीं बनाएंगे, सेम एंगल नहीं बनाएंगे, थीटा ये बनाएगा तो ये भी थीटा ही बनाएगा, और ये कहां जा रहा है, सेंटर पर जा रही है लाइन, समझ में आ रहा है। तो ये सारे बेटा इक्वल एंगल पे होंगे, तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये थीटा कैसे, ये तो अलग आएगा, सबका एक ही आएगा, समझ गए। तो ये मैंने आपको बिना डेरिवेशन पढ़ा दिया, मैं आपको इसकी वैल्यू निकाल दे रहा हूं, ये आर की वैल्यू निकालना पाइथागोरस, कैसे, ये दूरी अगर कितनी है, ये एक्स दूरी है, तो ये क्या जाएगा, आर इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। अच्छा लो अब इसको कर देते हैं खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, स्केलर में ही पढ़ लो, लिखो बस फॉर्मूला लिख लो, छोड़ देंगे, लैम्डा आर एक्स अपॉन, लैम्डा इज द डेंसिटी, लैम्डा जिससे समझ नहीं आया लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, अगर हमने क्यू ले लिया और लेंथ कितनी है इसकी रिंग की, 2πr, ठीक बेटा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा इंटू 2π, ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो लैम्डा आर एक्स, तो मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/4π0 होता है के, तो ऊपर 2 आता है, तो वो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या कर रहा हूं ये बता देता हूं। लैम्डा जब तुम ये dq लिखोगे, तो dq का जब इंटीग्रेशन करोगे तो q ही तो आएगा, दैट इज लैम्डा इंटू 2π, ये यहां से गया, नीचे क्या है तेरा 4π और 2 2 जा 4, समझ में आ रहा है। तो यहां से आ रहा है 2ε0, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है अब तुम्हारे, लेकिन नॉलेज के बिना न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ठीक। तो मैं एक एक स्टेप लिखता जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं। फिर तुम्हें पता है वो वेक्टर से एक चीज आती है, ये क्या है तेरा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, लेकिन अगर एक स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 3/2, लिख लो ये सारी चीजें, ठीक है। अगर मुझे के फॉर्म में लिखना है तो आई कैन से के क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर क्यू, दोनों एक ही बात लिख रहे हैं, के 1/4π0 होता है, क्यू की वैल्यू वो देखो लैम्डा इंटू 2πr, पुट करोगे सॉल्व करके यहीं पहुंच जाओगे वापस से, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अरे यार इसको ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं, ब्रैकेट में कर देता हूं, पावर 3/, ठीक है, इसको आर क्यूब कर देना, है ना, आर क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, मैंने ये पूरी वैल्यू यहां से ऐसे कर दिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, सेंटर पर क्या था 0, और ये वेरीफाई करने के तरीका क्या, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, ये पूरा 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, एक्स क्या है, ये दूरी ही तो है, ये पॉइंट को ले आओ यहाँ पर, 0 हो जाएगा, तो यानी फिर प्रूफ हो गया, ये जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं वो वापस से प्रूफ होता दिख रहा है। सो एट सेंटर x इज इक्वल टू क्या है 0, सो ई एट सेंटर विल बी 0, ठीक बेटा, खत्म, अब नहीं पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, 2 टॉपिक और पढ़ाने, लेकिन अब नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू। 29 मिनट 42 सेकेंड अभी भी मेरे पास है।